Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel which is Concept in 5 minutes. Today our topic of discussion is role of stages and law of variable proportions. एक्चुअली स्टूडेंट ये एक्सटेंशन है हमारे प्रीवियस टॉपिक की जो कि मुताल्लिक था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिटेल में पढ़ा था और उसमें आने वाली 3 स्टेजेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली वो स्टेज होती है जिसके दौरान टीपी या टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट। दूसरी स्टेज वो स्टेज होती है जिसके दौरान टीपी इंक्रीज होता है एट ए डिमिनिशिंग रेट और इसके बाद टीपी मैक्सिमाइज हो जाता है। और थर्ड स्टेज के दौरान टीपी फॉल करना शुरू कर देता है। अब उसी तरह अगर एमपी की बात हम करें तो एमपी फर्स्ट स्टेज के दौरान मैक्सिमम को पहुंच जाता है और इसी दौरान वो गिरना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज के एंड तक वो लगातार गिरता चला जाता है यहाँ तक कि एमपी 0 हो जाएगा। पहले 0 होगा और उस पॉइंट पर 0 होगा जहां पर टीपी मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब सवाल ये बनता है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर हमें इन स्टेजेस के दौरान इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न्स या फिर नेगेटिव रिटर्न्स हासिल होते हैं। सो इस लेक्चर में हम इन्हीं तमाम रीजंस को या कॉजेस को समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस लॉ में क्यों 3 स्टेजेस होती हैं और क्यों हमें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नेगेटिव रिटर्न्स हासिल होते हैं। अब कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में जो पहली कॉज है वो है ऑप्टिमल यूजेज ऑफ फिक्स फैक्टर। ओके स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट कर लेते हैं कि एक खेत है, उस खेत के लिए आपने लेबर को हायर करना है। जब आप पहला किसान हायर करेंगे तो वो पूरे खेत में इकलौता लेबर होगा। इसी वजह से वो पूरे खेत को अच्छे से या ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। लिहाजा जैसे ही एक और लेबर आप हायर करेंगे तो जो यूजेज ऑफ फिक्स फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले अगर एक लेबर था वो आधे खेत तक काम कर पाता था, तो अब दूसरा लेबर जैसे ही आप हायर करेंगे तो वो पूरे खेत को कवर कर लेंगे और इस तरह उसे ऑप्टिमली यूज करना शुरू कर देंगे। पहली स्टेज में चूंकि फिक्स फैक्टर की यूटिलाइजेशन बढ़ रही होती है तो लिहाजा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है और जब प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स बढ़ना शुरू हो जाए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यही रीजन है, एक फिक्स फैक्टर को आप ऑप्टिमली यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे तो आपके रिटर्न्स जो हैं वो इंक्रीजिंग आना शुरू हो जाएंगे। ओके, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में दूसरा पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स। स्टूडेंट जैसे जैसे लेबर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर भी बढ़ रही होती है और साथ साथ लेबर के दरमियान एक तरह का कोऑर्डिनेशन भी बिल्ड हो रहा होता है। मींस जब तादाद बढ़ेगी तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन भी तो बढ़ेगी। अब हर बंदा अपनी स्पेशलिटी के मुताबिक काम करेगा, मतलब जिस काम में जो माहिर होगा वो वही काम करेगा। जब स्पेशलाइजेशन बढ़ना शुरू हो या कोऑर्डिनेशन आपस में इंक्रीज हो तो ये वजह है कि पहले स्टेज के दौरान हमें रिटर्न्स हैं वो इंक्रीजिंग हासिल होते हैं। अब कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में थर्ड कॉज हमारे पास है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ये बिजनेस स्टडीज का रूल है स्टूडेंट कि जिसको जो काम आता है उसको वही काम दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो बंदा रेगुलर बेसिस पर वही काम करता चला जाएगा तो उसकी स्पेशलाइजेशन उस काम में बढ़ना शुरू हो जाती है और जब स्पेशलाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो याद रखिएगा कि उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ने लगती है। एफिशिएंसी से मुराद हमारी ये होती है कि कोई भी शख्स कम मुद्दत में, कम लागत के साथ, कम गलतियों के साथ एक काम को कितनी खूबी से सर अंजाम दे सकता है। यही बेसिकली एफिशिएंसी कहलाती है। मतलब ये कि आपने लागत को भी कम करना है, आपने कम वक्त इस्तेमाल करना है और कम गलतियों के साथ जब आप एक काम करना शुरू हो जाए या परफेक्शन के साथ काम करना शुरू हो जाए तो वो एफिशिएंसी कहलाती है। क्योंकि पहली स्टेज में एफिशिएंसी या स्पेशलाइजेशन बढ़ रही होती है तो लिहाजा आपको हासिल होने वाले रिटर्न्स भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स बन जाते हैं।
तो ये थी हमारी 3 कॉजेज जो कि वजह बनती हैं स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स की ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेज की जानिब और उसकी कॉजेज की जानिब कि क्यों हमें सेकेंड स्टेज के दौरान डिक्रीजिंग रिटर्न्स हासिल होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में पहला पॉइंट हमारे पास है एलिमेंट ऑफ कांस्टेंट लैंड। इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट रन में एक फैक्टर आप वेरिएबल रखते हैं और दूसरे फिक्स रखते हैं। जैसे लेबर आपने वेरिएबल लिया हुआ होता है और लैंड को आप फिक्स कंसिडर कर रहे होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि हम कितने भी लेबर हायर कर लें, लेकिन जो गिवन पीस ऑफ लैंड है वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा। अब उस कांस्टेंट लैंड पर एक आदमी काम करे या 10 आदमी काम करें, खेत का साइज तो उतना ही रहना जितना था, लिहाजा इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लिमिटेड प्रोडक्टिविटी होगी जो कि मैच कर रही होगी उसके साइज को। या हम कह सकते हैं कि जितना लैंड का साइज है उसकी प्रोडक्टिविटी भी उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 10 एकड़ लैंड से आप 500 एकड़ लैंड की प्रोडक्टिविटी हासिल करना शुरू कर दें, पॉसिबल नहीं है। लैंड उतना ही प्रोड्यूस करेगी जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। इस लिमिट से आगे प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। लिहाजा जब खेत ऑलरेडी फुली यूटिलाइज हो रहा हो तो अगर हम मजीद लेबर हायर करेंगे तो एमपी करना शुरू हो जाता है। टीपी इनफैक्ट नहीं गिर रहा होता, गिरता यहाँ पर एमपी ही है। टीपी उस वक्त इंक्रीज हो रहा होता है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। लेकिन याद रखें जब ये इस तरह की पोजीशन हमारे पास हो तो उसमें आने वाला हर लेबर यूनिट पिछले लेबर यूनिट की निस्बत कम प्रोडक्टिविटी दे रहा होता है। कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में हमारे पास दूसरा पॉइंट है एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। स्टूडेंट इस चीज से समझने की कोशिश करें कि लेट हमारे पास 2 इनपुट फैक्टर हैं, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स, जैसा कि लैंड और लेबर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब इन दोनों की नेचर डिफरेंट होती है। हम इन दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मतलब ये कि एक को छोड़ दें और उसकी जगह पर दूसरे को बढ़ाते चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैंड कांस्टेंट होती है या फिक्स होती है। और ऐसा नहीं हो सकता कि लैंड को छोड़ दें और लेबर को बढ़ाते जाएं और हमें बढ़ते हुए रिटर्न हासिल हो, ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा सब्स्टिट्यूशन की भी एक खास लिमिट होती है स्टूडेंट्स। मतलब खेत में तब तक आप लेबर बढ़ा सकते हैं या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब तक वो फुली यूटिलाइज ना होना शुरू हो जाए। जब वो फुली यूटिलाइज होने लगेगा तो सब्स्टिट्यूशन की हद भी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद मजीद लेबर बढ़ाने से हासिल होने वाले रिटर्न कम होने लग जाएंगे या आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो कि ह्यूमन नेचर ऑफ वेरिएबल फैक्टर है कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में। इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल इस तरह दी जा सकती है कि लेट कर लेते हैं कि एक खेत में 5 आदमी काम करें और हम ये भी सपोज कर लेंगे जब तक वो 5 आदमी काम कर रहे थे तो उनमें से हर एक आदमी अपना अपना काम कर रहा था। अब आप लेबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं और 5 से बढ़ाकर उसे 10 के बराबर कर देते हैं। तो अब ये भी समझ लें कि जहां पर पहले एक आदमी काम कर रहा था वहां पर अब 2 आदमी अवेलेबल है आपको। या हम यूं भी कह सकते हैं कि एक काम के लिए अब हमारे पास 2 आदमी अवेलेबल होंगे। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ही ये सिचुएशन अराइज होगी तो जो ह्यूमन नेचर है वेरिएबल फैक्टर की या लेबर की, वो ये है कि ये हर आदमी अपने आप को शहंशाह समझना शुरू हो जाता है। जैसे एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक खेत में एक काम के लिए 2 आदमी नहीं होने चाहिए। वजह यह है कि दोनों सिर्फ और सिर्फ बादशाहत ही दिखाते रहेंगे और काम कोई भी नहीं करेगा उनमें से। सो व्हेनेवर वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। तो स्टूडेंट यही वजह है कि हमें सेकेंड स्टेज के दौरान डिक्रीजिंग रिटर्न्स आने लगते हैं क्योंकि लेबर बढ़ना शुरू हो जाती है और एक काम के लिए जब 2 आदमी हों तो फिर वो काम नहीं हो पाता कि एक काम के लिए 2 आदमी नहीं होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स की तरफ। या हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड स्टेज के दौरान हमें नेगेटिव रिटर्न्स क्यों हासिल होना शुरू होते हैं। और कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स में जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो है फिक्स फैक्टर वर्सेस वेरिएबल फैक्टर्स। लेट एक खेत में 4 बंदे काम कर सकते हैं और उस खेत में 6 बंदे काम पर लगाने।
अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा स्टूडेंट्स कि वो खेत ओवर पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। जो पुराने बंदे हैं वो काम करना छोड़ देंगे और नए बंदों के मत्थे मारना शुरू कर देंगे काम को। ऐसा आमतौर पर आपने पब्लिक ऑफिस में होता हुआ देखा होगा। फिक्स फैक्टर चूंकि लिमिटेड होता है या उसका साइज लिमिटेड होता है, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो होगा क्या कि द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर शुड ऑल्सो बी लिमिटेड। इफ दिस इज नॉट कंप्लाइड देन द रिटर्न वुड बिकम नेगेटिव। हमें ये जहन में रखना चाहिए कि फिक्स फैक्टर का एक मखसूस साइज है, उसकी एक मखसूस प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और उसकी इस नेचर को सामने रखते हुए हमें एक खास लिमिट तक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना चाहिए। अब जब हम उस वेरिएबल फैक्टर को खास लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारे रिटर्न्स नेगेटिव आना शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न में दूसरा पॉइंट हमारे पास लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे लेबर बढ़ती चली जाएगी तो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कम होता चला जाता है। लेट कर लेते हैं कि हम 4 बंदे हैं तो उनके दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन भी कमतर होता चला जाएगा और वो चारों ही काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बादशाहत में पड़े रहेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स उनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होगी और प्रोडक्टिविटी मुतासर होने की वजह से हमें नेगेटिव रिटर्न्स हासिल होते हैं। अच्छा, कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न में थर्ड पॉइंट हमारे पास डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स है। अब स्टूडेंट्स, जो लोग काम नहीं कर रहे होते या लेबर जो काम नहीं करते, आपने नोटिस किया होगा कि वक्त के साथ साथ उनमें काम करने की आदत बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाती है। मतलब ये हुआ कि उनकी एफिशिएंसी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर मैं भी काम नहीं करूँगा तो मेरी एफिशिएंसी भी ख़त्म होती चली जाएगी। लिहाजा जब कभी बहुत ज़्यादा लेबर हायर कर दी जाए, वो भी एक ही खेत के लिए, तो बेकार लोगों की एफिशिएंसी या काम करने की अहलियत ख़त्म होने लगती है, जिससे हासिल होने वाले रिटर्न्स आमतौर पर नेगेटिव रिटर्न्स बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट कि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। खुदा ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू सो मच।